दिशा राज में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 में अम्ल क्षार का अध्ययन कर रहे थे। इसमें हमने अम्ल और क्षार से संबंधित कुछ गुण, कुछ अंतर आदि का अध्ययन किया था। बीच में क्लास थी, उसमें हमने कुछ एक्टिविटीज देखी थी। उन एक्टिविटीज के माध्यम से हमने क्षार से संबंधित बेसिक थ्योरी समझने का प्रयास किया था। आइए अब हम क्लास शुरू करते हैं। आगे कुछ एक्टिविटीज के बारे में, अम्ल, क्षार और लवण, कुछ जो सॉल्ट होते हैं दैनिक जीवन में उपयोगी, उनके बारे में अध्ययन। एक्टिविटी 2.14 के दिए गए लवणों के रासायनिक सूत्र लिखें। तो लवण हमारी पुस्तक में, एनसीईआरटी की जो पुस्तक है उसमें कुछ लवणों के नाम दिए हुए हैं, के रासायनिक सूत्र लिखें। और रासायनिक सूत्रों में ये ध्यान में करना है, उनको अम्ल और क्षारों की पहचान करनी है जिससे वो अम्ल और क्षार प्राप्त किए जा सके। तो पहला हमारा जो साल्ट है वो है सोडियम क्लोराइड। दोस्तों अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम में एक धनायन होता है और क्लोराइड में एक ऋणायन होता है। इस प्रकार अगर हम सोडियम क्लोराइड का सूत्र लिखें तो हम बनाएंगे NaCl। तो ये एक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम की संयोजकता भी +1 और नाइट्रेट की संयोजकता भी -1। कोई कठिनाई नहीं होगी, हमारा सूत्र बन जाएगा NO3। पोटेशियम नाइट्रेट ही कॉमन नाम के रूप में शोरा के नाम से जाना जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट को ही क्या कहते हैं? शोरा। और पोटेशियम नाइट्रेट से HNO3 जब बनता है तब इसका नाम हो जाता है सोरे का अम्ल। तो सोरे से बनता है वो सोरे का अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का नाम क्या बनेगा? सोरे का अम्ल। अगला है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम का हम जानते हैं संयोजकता क्या होती है? +3 और क्लोरीन की होती है -1। अब यहाँ संयोजकता समान नहीं है। जब संयोजकता दोनों की असमान है तो धनायन की संयोजकता ऋणायन के साथ लिखते हैं, ऋणायन की धनायन के साथ लिखते हैं। इस स्थिति के अंदर हम जो संयोजकता है उसको सेट करके सूत्र जो लिखेंगे कि AlCl3। ये यहाँ 3 कहाँ से आया? क्योंकि एल्यूमिनियम की संयोजकता है वो क्लोराइड की लिखनी है। फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र होगा वो होगा Al ब्रैकेट में Cl और 3। आगे देखते हैं जिंक सल्फेट। कोई दिक्कत नहीं है। जिंक जो है, Zn जो है उसकी संयोजकता होती है +2 और सल्फेट की जो संयोजकता होती है वो होती है -2। दोनों बराबर है, 2-2 बैलेंस हो गया। तो सूत्र बन गया ZnSO4 जिंक सल्फेट। अगली बात करेंगे कॉपर सल्फेट की। तो कॉपर में भी संयोजकता होती है +2। आ रही है या नहीं आ रही है? सल्फेट में हो रही है -2। प्रकार ये भी बैलेंस हो गया। तो कॉपर सल्फेट का सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। क्या नाम आता है? कॉपर सल्फेट, QSO4। पहले बता चुका हूं आपको सल्फेट क्या होता है, SO4 2-। सल्फाइड क्या होता है? SO4 2-। सल्फाइड क्या होता है? H2-। सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड, ये 3 शब्द याद रहेगा। सल्फेट, सल्फाइड और सल्फाइड, 3 आपको शब्द ध्यान में रखने हैं, तो आप दिमाग में बिठा ले। अगला है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, COOCH3। अगला है सोडियम कार्बोनेट। दोस्तों कार्बोनेट क्या है अपन पहले देख चुके हैं। कार्बोनेट है तो 3 2-। कार्बोनेट क्या है? CO3- को क्या बोलते हैं? कार्बोनेट। बनाना क्या है हमें? सोडियम कार्बोनेट। उल्टा लिखेंगे तो Na तो 2 होगा और Na2CO3। किसका सूत्र बनाएंगे? बना सोडियम कार्बोनेट का।
Na2CO3। यहाँ जो सूत्र है सोडियम कार्बोनेट Na2CO। अगला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO। सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न ये है किससे प्राप्त होते हैं, तो NaCl प्राप्त होगा। NaCl किससे होगा, NaOH और HCl से। NaOH और HCl से, NaOH और HCl। अगर हम क्रिया कराएं, यहां से बात करें Na, यहां से बात करें Cl, तो ये NaCl बन जाएगा और बाहर H और OH से जल का अणु जो है वो बाहर निकल जाएगा। हमें प्राप्त क्या करना है, सोडियम क्लोराइड। किससे प्राप्त हुआ, NaCl से और NaOH से। इसी तरह ये कह रहा सोरा किससे बनेगा, सोरा बनेगा HNO3 से और KOH से, HNO3 से और KOH से। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें भी कैसे बनेगा, ये माइनस वाला ये प्लस वाला बन जाएगा KNO3, गए जल का अणु बाहर निकल गया, तो बना, इसे हम बोलेंगे सोरा। इस प्रकार जब हम एक्टिविटी करेंगे तो ये हमारे को लवण प्राप्त होते हैं। टेबल के अंदर एक पीएच भी पूछा हुआ है, ये ध्यान रखें। यहां से पीएच 7 से कम है, इसके बाद में पीएच 7 से ज्यादा है। इनका पीएच 7 से ज्यादा है, मैं ये अंडरलाइन कर रहा हूं, ये क्या है, सारे क्षार है। और जहां पीएच 7 है, पीएच 7 है, वो लवण है, वो लवण है और उदासीन है। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, कि पीएच यदि 7 है वह क्या है, उदासीन है। पीएच यदि 7 से ज्यादा है तो वह क्या है, क्षार है। पीएच यदि 7 से कम है तो वो क्या है, ये हम अध्ययन कर चुके हैं, पीएच स्केल का हम अध्ययन कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे को बताया है लवण के बारे में। जब अम्ल और क्षार जो है आपस में कौन सी क्रिया करें, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण शब्द क्यों काम में लिया, क्योंकि अम्ल जो है वो क्षार को बैलेंस कर देता है, यानी क्षार के गुण उदासीन कर देता है। क्षार जो है वो अम्ल के गुण उदासीन कर देता है। तो अम्ल और क्षार दोनों ही अपने गुण खो देते हैं। प्रकार की अम्ल और क्षार के बीच में जो क्रिया होती है ये हम पढ़ चुके हैं पहले। अम्ल और क्षार के मध्य जो क्रिया होती है उस क्रिया के अंदर क्या बनता है, क्रिया में लवण और जल बनता है। लवण और जल बनता है, आपको याद होना चाहिए, मेमोरी शार्प होनी चाहिए, याद रखोगे आप। इस लेसन की एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन थी, अम्ल और क्षार बीच जो क्रिया होती है तो लवण और जल बनता है। और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एक अम्ल लिया अपन ने HCl, एक क्षार लिया अपन ने NaOH, इसका H जो है OH से क्रिया करा, बच क्या गया Na और Cl। क्या इसको अपन Cl Na लिख सकते थे क्या सूत्र के रूप में, नहीं। हमने बात की जीवन में भी कोई अगर अमीर आदमी आता है, पैसे वाला आता है, तो उसको आगे बिठाते हैं। विद्युत ऋणता के हिसाब से सूत्र लिखे जाते हैं। विद्युत ऋणता ज्यादा है, जो ऋणी ज्यादा है वो पीछे, गरीब आदमी पीछे, और अच्छा पैसे वाला आदमी वो आगे। इसलिए Na है जो पहले लिखेंगे और Cl बाद में हमेशा होगा। तो अम्ल और क्षार के मध्य क्रिया होगी तो लवण और जल बनेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी इस लेसन की, और इनको किस नाम से जानते हैं, उदासीनीकरण क्रिया के नाम से जानते हैं। तो हम बात कर रहे थे लवण जब बनते हैं तो कौन सी अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, उदासीनीकरण क्रिया के द्वारा बनते हैं। याद रखना भाई, आप लोग याद करके रखते हो, याद रखते हो आप, ये रिएक्शन याद करो गानों के जैसे, अम्ल और क्षार के मध्य क्रिया होगी तो लवण और जल बनेगा। ऐसे बहुत सारे आपको 4-5 रिएक्शन स्ट्रक्चर बताइए।
यही है तो सब कुछ है, यही है तो सब कुछ है ना। तुम हो तो जीवन है, तुम हो तो सब है, तुम हो तो, हम ये याद करें। अब तुम उस तुम की जगह आप इसको रख ले, एक्शनों को, किताबों को, पढ़ाई को। ये है तो परसेंटेज है, ये है तो जीवन है, ये है तो सफलता है। तो आप इसको ध्यान रखें। वो तो क्या है, अम्ल है तो क्षार भी है, अम्ल है तो क्षार की मध्य क्रिया भी है, अम्ल और क्षार की मध्य क्रिया है तो उदासीनीकरण भी है, उदासीनीकरण है तो क्या बन जाएगा, तो लवण बन जाएगा। लवण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई, साल्ट बोलते। थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी सीखो। उनको क्या बोलते हैं, एसिड। क्या बोलते हैं भाई, एसिड। क्षारक को क्या बोलते हैं, क्षारक को क्या बोलते हैं, बेस। और शब्द आया था अपने क्षारक, मैं क्लियर भी किया था। वे क्षार जो जल में घुलते हैं क्षारक कहलाते हैं, एल्कलीन, एल्कली। वापस बात करते हैं। लवणों को 3 प्रकारों में बांटा है, 3 प्रकारों में बांटा है, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। अम्लीय, क्षारीय और उदासीन लवण। ये लवण, क्षारीय लवण, कंफ्यूज नहीं होना, हमने क्षारीय को 30 है, कंफ्यूज नहीं होना। नोट्स के अंदर इसको तीसरे नंबर पे लिया, नंबर 3 पे। पहले अम्लीय लिखा, उदासीन लिखा और क्षारकीय लिखा, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ जब अम्ल और क्षार और लवण किस आधार पे बनते हैं, लवण जब ये जब होगा, लवण बनेगा कब, पहले तो बिल्कुल आसान, बिल्कुल मैं सरलता से समझा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा सारा, कोई टेंशन नहीं, बस अपना इंटेंशन फोकस रखें। लवण कब बनेगा, जब अम्ल की क्रिया किससे होगी, क्षार से होगी। ये बात सबके आ गया। अम्ल है तो क्षार है, क्षार है तो लवण है, लवण बनेगा तो जल भी बनेगा। तो लवण कब बनेगा, जब अम्ल की क्रिया किससे होगी, क्षार से होगी। अब हम कौन सा वाला लवण बना रहे हैं, अम्लीय। कौन सा वाला लवण बना रहे हैं, अम्लीय लवण बना रहे हैं। और जब अम्लीय लवण बनेगा तो अम्ल कैसा काम में लेंगे, प्रबल। क्षार कैसा काम में लेंगे, क्योंकि अगर अम्ल प्रबल होगा तभी तो लवण अम्लीय बनेगा। समझेगी मेरी बात। दूसरी दूसरी वाले में क्षारीय लवण बना रहे हैं। क्षारीय लवण, लवण के गुण में थोड़ी सी क्या आ रही है, क्षारीय। तो क्षारीय कब बनेगा, जब दुर्बल तो क्या होगा, अम्ल, और प्रबल क्या होगा, क्षार। जब प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के मध्य विक्रिया कराई जाए तो क्या बनेगा, क्षारीय लवण बनेगा। बैठ गई ये बात दिमाग में। पहला लवण क्या है, लवण अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण क्रियाओं से बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में क्या बनता है, फोगट में, फोगट में जल बनता है। तो क्षार की क्रिया से लवण और जल बनते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया से लवण कितने प्रकार के बन सकते हैं, 3 प्रकार के। अम्लीय लवण हो सकते हैं, क्षारीय लवण हो सकते हैं और उदासीन लवण हो सकते हैं। अम्लीय लवण कब बनेगा, जब प्रबल क्या हो, प्रबल अम्ल हो और दुर्बल क्या हो, क्षार हो। क्षारीय लवण कब बनेगा, जब दुर्बल अम्ल हो और प्रबल क्षार हो। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। अगर शब्दों में अपना ध्यान डाइवर्ट होता है तो सब कुछ समझ नहीं आता, कौन प्रबल है कौन दुर्बल है। तीसरा, उदासीन जो लवण है वो कब बढ़ते हैं, तब क्या होता है, प्रबल ही अम्ल है और प्रबल ही क्षार है तो उदासीन लवण बनते हैं। क्लियर हो गया। 3 प्रकार के लवण, प्रबल, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। ठीक है, आगे देखते हैं वापस एक बार। यहाँ अम्लीय लवण पहले प्रकार की बात है, अम्लीय लवण। अम्लीय लवण जो है वो अम्लीय बनते, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से प्राप्त होते हैं। ये जो HCl है, HCl जो है वो क्या है, ये है प्रबल अम्ल। क्या है, प्रबल अम्ल। NH4OH ये क्या है, ये है दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार अभी हमने देखा था, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के मध्य क्रिया हो रही है। यहाँ वापस देखें,
HCl और NH4OH के मध्य क्रिया हो रही है। HCl और NH4OH के मध्य क्या हो रही है, क्या हो रही है, तो Cl माइनस है, NH4 प्लस, Cl को निकाल दो, बचा क्या, NH4Cl प्लस H2। ये जो बना ये बोलेंगे, देखो बेटा याद रखें आप, NH4 को क्या बोलते हैं, अमोनियम, क्या बोलते हैं, अमोनियम, और इसके साथ क्लोरीन जुड़ गया, नाम बिगाड़ के बोलेंगे क्लोराइड। क्या बना भाई, अमोनियम क्लोराइड। इसी को हम क्या बोलते हैं, नौसादर। क्या बोलते हैं भाई, नौसादर। अमोनियम क्लोराइड को हम क्या बोलते हैं, नौसादर कहते हैं। वापस देखते हैं। दूसरा उदासीन लवण। उदासीन लवण किसके साथ बनेगा, प्रबल ही अम्ल और प्रबल ही क्षार से उदासीन बनेगा। क्षारकीय लवण कब बनेगा, जब क्षारक प्रबल हो और अम्ल क्या हो, दुर्बल हो। इस प्रकार हमने तीनों प्रकार जो है वो लवण के देख लिए हैं। आगे देखते हैं हम तनुकरण। तनुकरण हमने बात करी थी, तनुकरण क्या है पहले देख चुके थोड़ा अपन। अगर हम दो चीजें हैं बेटा, शक्कर ली, शक्कर ली, शक्कर को पानी में मिलाया, शक्कर ली और शक्कर को पानी में मिलाया, और पानी, पानी है तो मीठापन लिए हुए हो गया। अब यहां पर ज्यादा मात्रा में क्या ली हमने, ज्यादा मात्रा में पानी लिया। पानी क्या चीज हुई, जल क्या हुआ, लायक, मिलाया किसे, शक्कर को, ये क्या हुआ, मिले, और जो मीठा पानी बना वो क्या बन गया। जब किसी विलयन में, जब किसी विलयन में विलय की मात्रा ज्यादा होती है, विलय की मात्रा ज्यादा होती है, विलायक की मात्रा कम होती है, तब वह कहलाता है विलयन। कैसा विलयन, सांद्र विलयन। मैंने बताया था इसको अंग्रेजी में CON, कंसंट्रेट कहते हैं। जब किसकी मात्रा ज्यादा होती है, विलय की। अगर विलय की मात्रा कम हो और विलायक की मात्रा ज्यादा हो, तब क्या बनता है, तब तनु विलयन बनता है। और इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मैंने कहा था दिल विल प्यार व्यार में क्या जानू, कुछ नहीं जानते, ये दिल नहीं है, ये डाइल्यूट है। का मतलब होता है तनु। इसे संबंधित अपने एक्टिविटी भी देख चुके हैं, तनु विलयन। तो यहाँ पर अपने को ध्यान में रखना है। अपन पढ़ रहे हैं तनुकरण। जब जल में क्या अम्ल और क्षारक मिलाने पर सांद्रता बदल जाती है और सांद्रता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, तब वह क्या कहलाता है, तनुकरण। और अगर सांद्रता बढ़ जाए तो वह सांद्रीकरण हो गया। जब सांद्रता जो है वो कमी हो तो तनुकरण, और सांद्रता बढ़ जाए तो वह क्या हो गया, सांद्रीकरण। अब यहाँ अम्ल और क्षारक दोनों को तनुकृत किया जा सकता है। संबंध एक्टिविटी भी हमने देखी थी कि हमें सल्फ्यूरिक अम्ल में जल मिलाना चाहिए या जल में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलानी चाहिए, ये हमने देखा था। आगे वापस अगली रिएक्शन की बात करते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया। तो क्लोर क्षार अभिक्रिया, इस अभिक्रिया के द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन बनती है और क्लोरीन बनती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बनती, कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्लोर क्षार अभिक्रिया किनके बीच होती है, तो NaCl नमक, साधारण नमक, H2O जल, इन दो के मध्य जब क्रिया कराएं और उसमें क्या प्रवाहित करे, विद्युत धारा प्रवाहित करें, क्या होता है, विद्युत अपघटन होता है। इसको देख पेज, NaCl की क्रिया वही कराई है H2 के दोनों को संतुलित करने के लिए ले लिया अपन। क्या क्या चीज बनी, NaOH बन गया, प्लस H2 बन गया, प्लस Cl2 बन गया, NaOH, H2 और Cl2। जल
संयोजन अभिक्रिया कराई अपन ने, इसको बोलते हैं बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कौन सी गैस निकली? हाइड्रोजन। ये कौन सी गैस निकली? क्लोरीन। क्लोरीन पे कौन सा आवेश होता है? माइनस। माइनस आवेश कहाँ बनेगा? एनोड पे। हाइड्रोजन पे कौन सा आवेश होता है? धन आवेश। ये किस पर बनेगा? ठीक है, ये किस पर बनेगा? कैथोड पर बनेगा। इस प्रकार ये क्लोर क्षार अभिक्रिया होती है। NaOH हमें कहीं कैथोड के पास ही मिलता है, कैथोड के पास ही मिलता है। तो हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्लोर में कौन सा? NaCl की क्रिया जल के साथ कराएं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा और क्लोरीन बनेगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ प्राप्त होगा? कैथोड के पास में। तो हाइड्रोजन कहाँ प्राप्त होगी? कैथोड पर। क्लोरीन कहाँ प्राप्त होगी? एनोड पर। कभी अवश्यता आ जाए तो ये उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया से। क्या प्राप्त हुआ भाई? क्या है अभिक्रिया? NaCl के साथ हमने जल की क्रिया कराई तो क्या प्राप्त हुआ? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आते हैं बड़ा अभिक्रिया पे। क्लोर क्षार अभिक्रिया, सोडियम क्लोराइड की क्रिया जल के साथ कराई तो NaOH प्राप्त हुआ, Cl2 प्राप्त हुआ, H2 प्राप्त हुआ। क्या कह रहा है? देखो विद्युत अपघटन हो रहा है, जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित कर रहे हैं। एनोड से क्लोरीन, एनोड से क्लोरीन, कैथोड से हाइड्रोजन गैस पैदा होती है। और कैथोड के पास क्या बन रहा है? कैथोड के पास क्या बन रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। क्लियर हो गया सबके? क्लोर क्षार अभिक्रिया के उत्पाद NaOH है, क्लोरीन है और हाइड्रोजन गैस रह जाएगा। क्लोर क्षार अभिक्रिया बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, याद करनी है आप। अब यहाँ बात हो रही है सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड की कास्टिक NaOH का उपयोग धातुओं से ग्रीस हटाने में, साबुन उद्योग के अंदर हमने पढ़ा था, साबुन और अपमार्जक, आप इस पर ध्यान। कागज उद्योग में इसका उपयोग होता है, तो कृत्रिम फाइबर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये सारी बात अपने किसकी की? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की। अगला क्लोरीन गैस का क्या उपयोग है? जल को साफ करने में क्लोरीन का प्रयोग होता है। स्विमिंग पूल को साफ बनाए रखने में क्लोरीन काम में आता है। पॉलीवाइनिल क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, लगा दूं तो ये P डबल बॉन्ड गायब कर दे तो विनाइल क्लोराइड से पॉलीवाइनिल क्लोराइड बन जाएगा। बहुलक के अंदर अपन ने पढ़ा है इसको। इसका उपयोग रोगाणुनाशन बनाने में किया जाता है। अभी तो जल साफ हो रहा है क्लोरीन गैस का। आगे देखते हैं। हाइड्रोजन गैस का उपयोग क्या है? ईंधन के रूप में है, मार्गरीन बनाने में, खाद के रूप में, अमोनिया बनाने में। N2+3H2 हेबर विधि के अंदर क्या बनेगी? अमोनिया बनेगी। NH3 FeMO। याद नहीं हो अपने को एक लाइन याद रखनी है। उपयोग क्या? हाइड्रोजन का उपयोग हेबर विधि में अमोनिया बनाने में किया जाता है। अब जब H प्राप्त हो रहा है, Cl प्राप्त हो रहा है, तो हम इससे क्या बना सकते हैं? HCl भी बना सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये भी हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बनता है। इसका उपयोग जो है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग दवाइयों के अंदर काम में आता है, दवाइयाँ औषधि निर्माण के अंदर। और जो क्रीम वगैरह बनती है, सौंदर्य प्रसाधन बनते हैं, लगा लगा के गोरे चिट्टे हो जाते हैं, उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का इस्तेमाल होता है। अमोनियम क्लोराइड के निर्माण में, अमोनियम क्लोराइड के निर्माण में फेयर लवली लगाए तो वो गुलाबीपन आता है। वो गुलाबीपन आता है पराक्साइड के कारण, पराक्साइड के कारण बिल्कुल चेहरा गुलाबी हो जाता है, गोरे गोरे। तो उत्पाद की सफाई के लिए भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला लवण हम देखेंगे, वो देखेंगे विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कहीं पर ऑक्सी लिखा मिलता है और कहीं पर हाइपो लिखा मिलता है, बात वही है। इसी को क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण। यहां नाम पे जाएं, विरंजक, वी यानी हटना,
रंजक यानी रंग या कलर, वह रसायन जो क्या उड़ा दे, रंग उड़ा दे। अरे अपने शकल का नहीं उड़ाना, अपनी शक्ल का रंग नहीं उड़ना है, यहाँ कपड़ों का, रसायनों का कलर जो है वो हटा दे, वो क्या कहलाता है, व्यंजक चूर्ण को क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये जो है वस्त्र उद्योग के अंदर सूती लीलेन के विरंजक में, ताकि वो सफेद जग दिखे, वी हिंदी में जहां आता है वो हिंदी का, इंग्लिश का डी है। मोबाइल में डिलीट करते हैं ना अपन, डिलीट, डिलीट का जो आगे का शब्द है डी, इसका हिंदी वी होता है। जहां भी वी लगे, वी योजन, योजन यानी जुड़ा हुआ, जुड़े हुए का हटना, इसलिए योजन काम में लेते हैं। रसायन उद्योगों में उपचाय के रूप में, पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के रूप में विरंजक चूर्ण का प्रयोग होता है। मुख्य प्रयोग आपको ध्यान रखना है के अंदर, अगर आप काला नील लोगे जल के अंदर डालोगे और साथ में विरंजक चूर्ण डालोगे, मिलाओगे, तो वापस उस नील का कलर गायब हो जाएगा। देख सकते हो घर पे आप। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम सोडियम बाई नहीं बोलकर कई जगह किताबों में हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल देते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये भाई घबराना नहीं। इसी को अपन जब खाने के लिए दुकान से लाते हैं, पकौड़ी पकौड़ी खाने का मन होता है, तो हम कह देते हैं मीठा सोडा। इसी को जब हम खाने में काम में लेते हैं, दुकान वाला नहीं समझता तो हम कह देते हैं, ज्यादा विद्वान होता तो कहते हैं बेकिंग सोडा। इसी को मीठा सोडा, इसी को बेकिंग सोडा, और इसी को खाने का सोडा कहते हैं। सारे नाम इसके हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोस्तों इसका उपयोग जो है, क्योंकि जब भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टूटता है, इनोसॉल्ट में भी इसका उपयोग होता है। जब हमें पेट में ज्यादा तीखा खा लेते हैं तो गैस बढ़ती है, एसिडिटी बढ़ती है, एसिड बढ़ता है हमारे शरीर में। हमने पढ़ा था, आमा से जो है वो कौन सा अम्ल छोड़ता है, होती है, जलन पैदा हो जाती है, हम लाते हैं इनो ऑन एसिडिटी कौन, या हम सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। ये सोडियम बाइकार्बोनेट अपने आप को तोड़ता है, Na आ गया है, एक ऑक्सीजन यहाँ से आ गया, H से आ गया, और साथ में बाहर क्या निकलती है, डाइऑक्साइड। तो हम डकार लेते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकाल देते हैं, CO2। हमें लगता है एसिडिटी निकल गई, अरे एसिडिटी वो नहीं निकाल रहा, एसिडिटी तो इस अम्ल को कौन बैलेंस कर रहा है, क्योंकि पार्ट ही हमारा अम्ल क्षार लवण है, अम्ल को बैलेंस कौन कर रहा है, NaOH कर रहा है। ये जब टूट रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस शरीर से बाहर निकल रही है। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट का काम ये है, अम्लता को कंट्रोल करना। इसके अलावा आग बुझाने में भी इसका प्रयोग होता है, अग्निशमन में भी इसका प्रयोग होता है। अब अग्निशमन में भी क्यों, क्योंकि CO2 इससे निकलती है, और CO2 जो है वो, CO2 गैस जो है वो आग बुझाने के काम में आती है। तो गैस किस काम में आती है, आग बुझाने के काम में आती है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना, CO2 जो है आग बुझाने गलती इससे, लेकिन कभी आप लैब में काम करो, प्रयोगशाला में आप काम करो और वहां आग लग जाए गलती से भी, भाई प्रयोगशाला में काम करते समय आग बुझाने में हमें सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग नहीं करना है गलती से। कारण क्या होगा, ये आग बुझाएगा नहीं, प्रयोगशाला की आग, वहां बहुत सारे केमिकल हैं, अलग अलग ये केमिकल रिएक्शन कर लेगा और आग को और भीषण बना देगा, आग और खतरनाक हो जाएगी। इसलिए वहां पर
अगर प्रयोगशाला में आग लगती है तो हमें पायरीन का प्रयोग करना चाहिए। पायरीन सामान्य नाम है L4 का, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड को बोलते हैं पायरीन, CCl4 के नाम से इसको हम जानते हैं। तो प्रयोगशाला में आग बुझाने में क्या काम में लेना चाहिए? पायरीन। लेकिन अग्निशमन में, बाकी छोटी आग बुझाने में किसका प्रयोग होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं बड़ा। NaCl, H2O, CO2, अमोनिया सबकी क्रिया करेंगे तो दो चीज बनेगी। एक तो NH4Cl, बताया था NH4 को अमोनियम कहते हैं, इसको हम साधारण नाम में किस रूप से जानते हैं? नौसादक। नहीं दिखे घर पे शेलो बैटरी वाला फोड़ के देखना, काले रंग का इलेक्ट्रोड है, सफेद रंग का चूर्ण निकलेगा, वो चूर्ण ही नौसादर है। अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट भरा रहता है। सब चीजें अपने कॉमन है। कार्बोनेट घर पे दिख जाएगा, मीठा सोडा ही है, बेकिंग सोडा है ना? कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, फिर अपने समझने की कोशिश नहीं करते। यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। इस अभिक्रिया के दो महत्वपूर्ण उत्पाद है, अमोनियम क्लोराइड है और बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा का उपयोग रसोई घर में स्वादिष्ट पकौड़े वकौड़े बनाने में भी बात करी थी अपन ने, बढ़िया फूलेदार शानदार निकलते हैं बाइकार्बोनेट मिलाने से। तो आप इसको बाइकार्बोनेट का प्रयोग करना और बढ़िया पकौड़े खाना और व्हाट्सएप पे फोटो खींच के भेजना इसको, मान लूंगा मैं। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने में भी किया जाता है, जल्दी पक जाता है बाइकार्बोनेट के कारण। ये एक दुर्बल क्षारक है जिसका उपयोग अति अम्लता की स्थिति में किया जाता है। अभी हमने कहा था ये एसिड को क्या करता है? बैलेंस करता है, क्योंकि इससे मुक्त होगा तो क्या निकलेगा? NaOH निकलेगा। शरीर में पहले से क्या है? HCl है। ये एक प्रकार का दुर्बल असंक्षारक होता है, असंक्षारक होता है। कोशिश कर रहे हैं आपको आपके लेवल तक ही रहे। इसका उपयोग सोडा अम्ल में और अग्निशमन में भी किया जाता है। हमने बात करी थी, बहुत बड़ी आग बुझा देगा, लेकिन प्रयोगशाला में इसका प्रयोग नहीं। इसका उपयोग बेकिंग पाउडर को बनाने में किया जाता है। खाना पकाते समय गर्म करते हैं तो विक्रिया बाइकार्बोनेट से क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट, जल और CO2 मुक्त हो जाते हैं खाना बनाते समय, अगर हम इसको गर्म करें तो। आगे बेकिंग पाउडर का निर्माण टार्टरिक अम्ल, बेकिंग सोडा आदि से बेकिंग पाउडर का निर्माण किया जाता है। तो जल में मिलाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड अम्ल और सोडियम लवण प्रदान होता है। ये हमने आगे धोने का सोडा, क्या धोने का? कपड़े धोने का, धोने का सोडा, इसे ही हम क्या बोलते हैं? धावन सोडा कहते हैं, धावन सोडा। मिलेगा सोडियम। अब देखो हाइड्रोजन नहीं है ना बीच में, ये सोडियम कार्बोनेट होगा, केवल सोडियम कार्बोनेट। अगर मैं हाइड्रोजन लगा देता बीच में तो बन जाता सोडियम बाई कार्बोनेट, जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट। यहां अगर इसको निर्जल कर दिया जाए, जल हटा दिया जाए, निर्जल करने पर इसे बोलते हैं सोडा एश। क्या बोलते हैं? सोडा एश। ये सारे इसी के नाम है। निर्जल अवस्था में इसे कहते हैं सोडा एश। सोडियम कार्बोनेट की क्रिया जल से कराने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है। धोने के सोडे के उपयोग कागज उद्योग में इंपॉर्टेंट है, कांच उद्योग में इंपॉर्टेंट है। बोरेक्स बनता है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई में होता है। ये याद रखना जरूर आप, जल की कठोरता दूर करने में कई बार पूछा हुआ है, जल की कठोरता दूर करने में किस रसायन का प्रयोग? तो धोने का सोडा, इसी का नाम है सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम है निर्जल अवस्था में सोडा एस, को धावन सोडा के नाम से जानते हैं। अगला एक एक्टिविटी दी हुई है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का सूत्र बताइए, CuSO4 को गर्म करा है, गर्म करने के बाद रंग कैसा होता है? कॉपर सल्फेट का रंग हल्का नीला होता है और गर्म करने पर ये अपना रंग खो देता है या सफेद रंग का हो जाता है। यहाँ ये गर्म ही तो कर रहा है, गर्म ही कर रहा है, गर्म करने पर क्या होगा? सफेद होगा।
पतन नली में पानी की बूंदों को देखा, ये पानी की बूंदें कहाँ से आई? कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल में क्रिस्टलीकरण का पानी होता है, ये निकल जाता है और नमक सफेद हो जाता है, नमक जैसा हो जाता है पानी जल निकलने के बाद। कॉपर सल्फेट के नमूने में 2-3 बूंद पानी मिलाएं, वापस क्या देखेंगे? जैसे ही हमने इस सफेद रंग में वापस जल ऐड किया तो ये जल आते ही क्रिस्टलीकृत हो गया और वापस कैसा रंग हो गया? नीला रंग। तो कॉपर सल्फेट इसके नीले रंग को वापस स्थापित कर लेता है। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा? नीला। गर्म करने पर कैसा हो गया? सफेद। वापस जल ऐड किया तो वापस कैसा हो गया? नीला। सिंपल बात, बिल्कुल सिंपल सी बात। आगे देखते हैं अगला। अणु लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या का क्रिस्टलन कहते हैं। कॉपर सल्फेट के एक सूत्र में जल के 5 अणु उपस्थित। कॉपर सल्फेट का एक सूत्र दिया है यहाँ H2O, 5 अणु जल के। अब यहाँ 2 चीजों की बात कर रहे हैं हम, एक है जिप्सम और एक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस शहर है फ्रांस में, उसके आधार पर इसका नाम पड़ा है। इन 2 रसायनों के हम, जैसे हमने बात करी कॉपर सल्फेट की, ये दोनों रसायन बनते हैं कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम की संयोजकता +2, सल्फेट की संयोजकता -2, दोनों बैलेंस हुई तो क्या बन गया? कैल्शियम सल्फेट। दोस्तों ध्यान क्या रखना है? ध्यान रखना है हमें, अंतर क्या है? जल के अणुओं का। अंतर किसका है? जल के अणुओं का। अगर हम जल के अणु कितने ले, कैल्शियम सल्फेट की तुलना में दुगने अणु जल के ले लें, कैल्शियम सल्फेट की तुलना में मैं दुगने अणु अगर जल के ले लूं तो कितना लिया? कैल्शियम सल्फेट तो है 1 और जल के अणु कितने हैं? 2। तो ये जो बना, ये क्या बना? तो ये बना जिप्सम। याद रह जाएगा दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट, डॉट लगने का मतलब ये सूत्र अलग है और ये हिस्सा अलग है। इनका अनुपात क्या है? 1:2 है, 1:2 है, तब तो ये कहलाएगा जिप्सम। और अगर इन दोनों का जो अनुपात है, दोनों का जो अनुपात है कैल्शियम सल्फेट की तुलना में आधा अणु जल का ले, आधा अणु जल का ले, तो इनका अब अनुपात क्या रहा? ये दुगना हो गया और ये क्या हो गया? वही कलर ले लेते हैं अपन, ये दुगना हो गया, ये दुगना हो गया और ये 2:1 उल्टा हो गया। यहां कैल्शियम सल्फेट जो है और यहां पर क्या है? जल है। ये जो इसका है ये क्या है? ये 1 है तो ये आधा है, ये 2 करें तो ये 1 होगा, ये 4 हो तो ये 2 होगा। यानी कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट क्या कहलाता है? पीओपी कहलाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। अगर यहां बात करें कैल्शियम सल्फेट का बिग हाइड्रेट यानी 2 क्या कहलाता है? जिप्सम। हो जाएगा, यहां दुगना है, यहां आधा है। अब बात करते हैं अपन नोट्स पे। नोट्स में जिप्सम एक अन्य लवण है जिसका रासायनिक सूत्र है कैल्शियम सल्फेट, यहाँ डॉट है H2O। पीओपी की बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करने पर जल का अणु त्याग करने पर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट में बनाता है, इसे पीओपी कहते हैं। पीओपी का उपयोग मूर्तियां बनाने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, प्लास्टर बांध के पटक देते हैं, महीने भर चुपचाप रहोगे अपने आप छूट जाएगी, पीओपी का उपयोग होता है। इससे इसमें जल जोड़े तो पीओपी से ही क्या बना सकते हैं अपन? जिप्सम बना सकते हैं। कुछ नहीं करना आपको, द्विक हाइड्रेट और अर्धहाइड्रेट याद रखना है। आगे हम एक गतिविधि देखते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यौगिक का प्रचलित नाम है ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण।
उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाने वाला बुझा हुआ चूना। देखो दोस्तों, आप मैं बता चुका हूँ ये पहले, आपने चूना पत्थर के भट्टे देखे होंगे। इन भट्टों को गर्म करते हैं, गर्म करने पर ये कार्बोनेट टूटता है और कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस निकलती है। अपने आसपास पहले सुरसुरा गांव में चूने के भट्टे थे, वहां कौन सी गैस निकलती थी? CO2। फिर खड़ा रहने पे वहां दम घुटता था। तो ये जो चूना प्राप्त हुआ, इस चूने को हम कहते हैं बिना बुझा। अब ये बिकना शुरू होता है दीपावली पे, अपन इसको घर पे लाते हैं और इसके अंदर क्या डाल देते हैं? जल डाल देते हैं। जल डालते ही गर्म होने लगता है, गैस निकलने लगती है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका घोल तैयार हो जाता है जो है KOH2। इस कंडीशन में हम इसका नाम रखते हैं, अब पानी डाल दिया तो ये बुझ गया, तो हम बोलते हैं बुझा हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूना पत्थर क्या? चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट, बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रकार का नाम अपने को याद रखना है। तो जो विरंजक चूर्ण है वो किससे बनेगा? बुझे हुए चूने से। और बुझा हुआ चूना कब? जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अपन क्या मिलाएंगे? पानी मिलाएंगे। तो इसका कठोर जल को मृदु बनाने में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? मैंने कहा था इंपोर्टेंट, ये प्रश्न में भी दिया है। तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट से धावन सोडा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगर हम एक्टिविटीज पूरी ध्यान से पढ़ेंगे, बुक की एक्टिविटीज को फॉलो करेंगे, तो आपको निश्चित रूप से कोई प्रश्न पाठ में नहीं छूटेगा। और अगर हम उन प्रश्नों पर ध्यान नहीं देंगे, रूप से आप कहीं ना कहीं कुछ प्रश्न जो है वो पढ़े को नहीं। तो आप अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को तो ये क्लासेस आप शेयर करें, ताकि वो भी आपका फायदा ले सके और आप भी फायदा ले सके, क्योंकि आपके लिए डिस्कशन के लिए एक मैटर रहेगा कि किस एक्टिविटी में क्या चीज हो रही है। और इन नोट्स को आप याद करें, कंठस्थ करें। एप्लीकेशन पे जाएं, वहां पे आपके नोट्स अवेलेबल है। यूट्यूब पे सारी क्लासेज आपकी फ्री अवेलेबल है, तो आप इनका फायदा उठाएं और अपने दोस्तों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दिशा राइज से जुड़े रहें और अपना अध्ययन करते रहिए और फ्यूचर बनाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।